आसिम हमारे मोहल्ले में रहता था। उन दिनों में उनकी नई नई शादी हुई थी। वो यूं खुश था जैसे दो जहां की दौलत मिल गई हो। बीवी खूबसूरत मिली। अंधेरे कमरे में बैठी होती तो उसके चेहरे की धमक से कमरे में रोशनी हो जाती। रंगत चांदनी सी उजली और उसमें रंग गुलाब की आमेजिश थी। वो सोच भी ना सकता था नसीब में हुस्न की ऐसी दौलत लिखी गई है। वो अब इस दौलत का बिला शिरकत मालिक था कि वो अब उसकी मनकूहा थी। होता ये है कि चमकती धमकती सूरत की एक झलक देखकर ही बहुत से दिल बेचैन हो जाते हैं। बीवी अगर खूबसूरत और वफादार भी हो तो दूसरों की नजरों में इस कदर काबिले सताइश होती है कि आखिर हुस्न मगरूर हो जाता है। सोबिया मगरूर तो ना थी, लेकिन मोहल्ले भर की औरतों के मुंह से अपने हुस्न के कसीदे सुनकर शोर के सामने इतराती सी फिरती थी। ये उसका लड़कपन और मासूमियत थी कि हर किसी के अपने बारे में तारीफी कलामात सुनकर शोर के गोश गुजार कर दिया करती थी। तब उसका शोर भौंचकार रहने लगा। उसको अपनी बिला शराकत गैर दौलत के लुट जाने का धड़का सा लगा रहता था। सोचता ये कहीं मेरी भूल तो नहीं कि मैं इसको अपनी मलकियत समझ बैठा हूँ। मुमकिन है कि ऐसा ना हो। इस धड़के ने उसको वहमी बना दिया, लेकिन कहाँ तक घर में बैठता और उस दौलत की हिफाजत करता। सुबह नौकरी पर जाता तो रात गए घर लौट पाता था। एक रोज जबकि ये छुट्टी का दिन था, दोपहर का खाना खाकर बिस्तर पर दराज हो गया। बीवी कपड़े धोने के बाद उन्हें छत पर डालने गई थी। काफी देर उसके तस्वुर में आंखें बंद किए पड़ा रहा। वो ना लौटी तो बेचैनी से करवटें लेते लेते उठ बैठा। आखिर छत पर जा पहुंचा। आसिम ने देखा कि बीवी रस्सी पर आखिरी कपड़ा डाल रही है और सामने के घर से एक नौजवान अपने कमरे की खिड़की से देखे जाता है। वो सोबिया को देखने में इस कदर महू था कि उसे आसिम की आमद का एहसास भी ना हुआ। सोबिया के बाल खुले थे। वो थोड़ी देर पहले नहाई थी और बड़ी हसीन लग रही थी। बीवी पर एक नजर डालते ही उस पर बेअख्तियार प्यार आ गया, मगर अगले ही लम्हे वो गुस्से से भड़क उठा क्योंकि उस नौजवान हमसाये ने उसको देखने के फौरन बाद झट से खिड़की बंद कर दी। बीवी ने आसिम को पलट कर देखा तो खजल सी हो गई। हालांकि इस सारे सीन में उसका किरदार एक गाफिल का था, फिर भी उसको लगा जैसे वो मुजरिम हो। बस इतनी सी बात थी जिसने आसिम का सुकून दरहम भरम करके रख दिया था। वो तिल मिलाया हुआ नीचे आया। बीवी से पूछा क्या बात थी कि तुम इतनी देर से छत पर थी और नीचे नहीं आ रही थी? आपने देखा नहीं कि मैं रस्सी पर कपड़े डाल रही थी? वो मासूमियत से बोली, इतनी देर तक तुम रस्सी पर कपड़े डालती रही, मुझे बेवकूफ बना रही हो? इतनी देर में आदमी दुनिया का चक्कर लगाकर वापस आ जाता है। इस बात पर वो हंस दी, मगर शोर का गुस्सा कम ना हुआ। सोबिया को बुरी तरह झड़क दिया। तमाम रात उसके साथ कलाम ना किया। बज़ाहिर उसने कोई ऐसी वैसी बात ना देखी थी, मगर दिल में शक व शुबा की भट्टी सुलग उठी थी। दिनों में आसिम की हालत अजीब होती गई। दफ्तर में सारा दिन उसी की तरफ ध्यान भटकता रहता। सोचता कि मेरी गैर मौजूदगी में वो जरूर छत पर गई होगी, उस नौजवान में दिलचस्पी लेती होगी, दोनों ने कुछ इशारे किए होंगे। क्या खबर ये दोनों मेरे ही घर में मिलते हों, या मेरी बीवी उस नौजवान के घर चली जाती हो जो उसको अपने कमरे की खिड़की से तकता रहता है। ये सोचकर उसका सर घूमने लगता, काम ना होता और तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर वो सीधा घर की तरफ भागता। इस तरह शोर की अचानक आमद से सोबिया हैरान रह जाती। हालांकि हमेशा वो घर पर मौजूद मिलती, मगर वो सोचता कि शो कपड़े पहने बैठी है, लगता है अभी अभी कहीं से आई है। यकीनन ये सामने वाले घर में उस लड़के से मिलकर आई होगी। अपने गेट से निकलकर छपाक से सामने वाले गेट में जा घुसने में देर ही कितनी लगती है। तब वो उसको कुरेदता ढके छुपे अल्फाज में पूछता कि तुम कहाँ गई थी, क्या जल्द लौट आई हो? वो यही जवाब देती कि मैं तो कहीं गई ही नहीं थी। किसी को वो बता भी नहीं सकता था कि उन दिनों उसकी क्या हालत हो गई है। वो तो अब जीता था और ना मरता था। इतने वसाइल ना थे कि वो घर छोड़ देता और कोई दूसरा मकान किराए पर ले लेता। अगरचे ये मकान छोटा सा था और वरासत में मिला था, ये भी मुमकिन ना था कि उस नौजवान हमसाये को ही उसका घर छोड़ने पर मजबूर करता। वो लोग बरसों से वहां रह रहे थे, ये उनका जाती घर था। कलीम के बड़े भाई का तबादला होने के बाइस सारा कुंबा सियालकोट चला गया था और ये नौजवान तालीम की खातिर यहाँ रुका हुआ था।
छुप छुप कर जासूसी करने की कोशिश में हर तरीके से चाहा कोई सबूत मिले और शक शुबा की ठंडी आग में झुलसने से बच जाए। खुद को यहाँ तक ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया कि अगर बीवी को उस नौजवान के सामने मुस्कुराते भी देख लिया तो फौरन तलाक दे देता, मगर मालूम था कि उससे अच्छी बीवी फिर ना मिलेगी। इस अजियतनाक ज़हनी कैफियत के हाथों जीती जी मौत की कशमकश में मुब्तला था। हर सूरत निजात पाना चाहता था। कभी कभी अपने दफ्तर में बैठा होता, यूं सोचता जैसे उसकी बीवी ने कलीम को घर बुला लिया होगा और अब वो उसके साथ प्यार की बातें कर रही होगी, उसके गले में बाहें डाल रखी होंगी। तभी दफ्तर से उठकर घर को चल निकलता, रास्ता भर दुआएं करता जाता, या अल्लाह आज तो मेरी मुशक्कत को ठिकाने लगा, मेरी बीवी को आज रंगे हाथों पकड़वा दे। ऐन मौके पर उस नौजवान के साथ देखूं तो शक्को शुबह की दोजक ठंडी हो, फिर तो उनको ऐसा मजा चखाऊंगा कि उम्र भर याद रखेंगे। उनको मौत के घाट ही उतार दूंगा तो भी अफसोस ना होगा। फांसी पाकर कम से कम इस आजाब से तो निजात मिल जाएगी। हर बार मगर उसको मायूसी होती। बीवी उसकी मुंह हंसकर उसका इस्तकबाल करती, कभी खाना पका रही होती तो कभी कपड़े इस्त्री कर रही होती, कभी और काम काज। वो सारे घर में झांकता तलाशी लेता, अलमारियों में, पलंग के नीचे, छत पर, सीढ़ियों में कोना कोना छान मारता, जैसे ये नौजवान आदमी ना हो, मक्खी मच्छर हो या चूहा कि उसके आते ही बिल में घुस गया हो। अब अक्सर आसिम की बीवी से लड़ाई रहने लगती क्योंकि वो बात बात पर उससे उलझ पड़ता था। उसका कहीं आना जाना बंद कर रखा था। वो बेचारी किसी से ना मिल सकती थी, कोई घर में ना आ सकता था। नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि घर को बाहर से ताला लगाकर जाने लगा। सीढ़ियों के दरवाजे को भी ताला लगा दिया कि सोबिया उसकी गैर मौजूदगी पे छत पर भी ना जा सके। मसला ये था कि उसके कमरे की खिड़कियां कलीम के घर की खिड़कियों के सामने खुलती थीं। जब आसिम ने खिड़कियों को किले ठोक कर बंद करना चाहा तो सोबिया ने सख्त एहतजाज किया कि इस तरह कमरों में हवा और रोशनी बंद हो जाएगी, उसका दम घुटेगा। उसने मशवरा दिया कि खिड़कियां ठोक कर बंद करने की बजाय उसे चाहिए कि वो किसी माहिर नफ्सियात से अपना इलाज करवाए, क्योंकि उसको वहम की बीमारी हो गई है। इस बात पर वो गुस्से से पागल हो गया। बीवी पर इल्जाम लगाया कि वो उस नौजवान से इन्हीं खिड़कियों के जरिए बातचीत करती होगी, लिहाजा इनको बंद करने पर वाह वैला कर रही है। सोबिया आसिम की इन हरकतों से तंग आ चुकी थी। उसने जवाब दिया, बेशक यूं ही सही। इस एक जुमले का सुनना था कि आसिम के तो सारे शकूक यकीन में बदल गए और उसने सोबिया से कहा, ठीक है, अगर तुम ये इकरार करती हो तो मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तुम जाकर उस सामने वाले हमसाए नौजवान कलीम से शादी कर लो। सोबिया को ये तवक्का ना थी कि वो इस हद तक गिर जाएगा। वो रोने लगी कि आखिरकार मेरा कसूर क्या है? क्या कभी तुमने मुझे अपनी आंखों से कोई गलत हरकत करते देखा है? कोई तो सबूत हो, किसी मोहल्लेदार ने कुछ कहा हो, कोई तहरीर की हो। जब कोई सबूत ही नहीं है तो महज शक के बिना पर मुजरिम ठहराना कहाँ का इंसाफ है? वो अपनी जगह सही थी। आसिम को उससे मोहब्बत भी बहुत थी, लेकिन अब उसके सिवा चारा ना था कि आसिम उसको अपनी जिंदगी से अलग करके अपने आप को इस अजाब से बचा ले जिसमें वो एक कोड़ के मर्ज की तरह मुब्तला हो गया था। कलीम से कुछ कहना तो मोहल्ले में खुद अपनी बदनामी को आप आवाज देना था। उसके पास एक ही हल था, सोजा गरीब पर उसका जोर चल सकता था। उसने तलाक की ठान ली, हालांकि जानता था कि बेचारी सोबिया का इस दुनिया में उसके सिवा कोई नहीं है। सोबिया ने बताया कि वो उम्मीद से है। वो समझ रही थी कि इस खुशखबरी से वो उसको सताने से बाज रहेगा और तलाक का ख्याल भी दिल से निकाल देगा। चुनाचा ये नई इत्तला उसके पैरों की जंजीर बन गई कि अब वो उसको बच्चे की विलादत से पहले तलाक भी नहीं दे सकता था। उन्हीं दिनों कलीम इम्तिहान पास करके सियालकोट चला गया और आसिम की बेचैनी में कमी हो गई, लेकिन बदनसीबी जब पीछे लग जाए तो ताकुब उस वक्त तक नहीं छोड़ती जब तक कि बर्बाद ना कर दे। क्या वाकई मेरी बीवी बेऐब थी? अब सोते जागते उठते बैठते यही गम दिल को खाने लगा कि क्या खबर कि औलाद किसकी हो, मगर मुझे अब उम्र भर उसको अपना लख्ते जिगर समझकर परवान चढ़ाना पड़ेगा। कुछ ज़हनी मरीज मर्द ऐसे भी होते हैं जो बीवियों पर शक करते हैं
तो अपनी औलाद ही उनकी सजा की जद में आ जाती है। ऐसे किस्से तो हमारे मुआशरे में आम हैं। ये कितनी बड़ी ज्यादती होगी। आसिम सोचता, इससे तो बेहतर था कि मैं बे औलाद ही रहता। एक बार तो शक व शुबे के इजहार पर बीवी ने कुरान पाक भी उठा लिया, मगर आसिम का दिल साफ न हुआ। चंद दिन ठीक रहता, फिर ख्यालों के भूत पर रीत चिमट जाते। अल्लाह ताला ने बेटी से नवाजा, शफकत पदरी से दिल फटने लगा। बेअख्तियार होकर उसको कलेजे से लगा लिया। बहरहाल बच्ची के जन्म लेने से कशीदगी खत्म हो गई। दिल में जो नफरतें भर गई थीं कम हो गई। बच्ची की आवाज उसके दिल को खींचने लगी। सोबिया भी बच्ची में ऐसी मशगूल हो गई कि पिछली सारी तलखियां भूलकर बेटी की परवरिश में खो गई। उसने उसका नाम नाज़नीन रखा। अब भी मगर कभी कभी उसका दिल घबराता था। बैठे बैठे होल उठते, एक खलिश से दिल को परेशान करने लगती। पुराने शकूक सर उठाते और वो जबरदस्ती दिल में ही उनका गला घोंट देता। सोचता, अगर वाकई ये मेरी बेटी है तो इन शकूक की वजह से मेरी अपनी औलाद तकलीफ और परेशानी में मुब्तला रहेगी। बेहतर ये है कि इन सोचों की तरफ ध्यान ना दिया जाए। पालने से निकलकर नाजो घुटनों चलने लगी, फिर पाँव पाँव यूं उसकी हर हर अदा पर मियाँ बीवी जी निछावर करते रहे। घर में उसके लिए खिलौनों के ढेर लगा दिए। सोती जागती गुड़िया, नाचने वाला बंदर और ड्रम बजाने वाला भालू नाजो आसिम की आंखों का तारा और दिल का सहारा बन गई। अब तो लगता था वाकई पिछला वहम भुला चुका है। इकलौती बच्ची थी। उन्हीं दिनों आसिम की सोई हुई बदबख्ती एक बार फिर जाग पड़ी। सामने वाला घर जिसमें वो नौजवान हमसाया रहता था दोबारा आबाद हो गया। उसे मुलाजमत भी इसी शहर में मिल गई और वो वापस उसी मोहल्ले में उसी घर में लौटकर आ गया। गोया अब उसको कहीं जाना ही नहीं था। बदकिस्मती के वो आसिम के मोहल्ले में ऑफिसर आ लगा। उसकी मौजूदगी फिर से सुहाने रूह हो गई थी। इस पर सितम ये कि जब भी नाजो बेटी खेलने को गली में निकलती, कलीम बाहिर होता तो अज खुद दौड़कर उसकी तरफ चली जाती। बच्चे किसको प्यारे नहीं लगते। वो अपनी तरफ आती मासूम बच्ची को गोद में उठा लेता, चॉकलेट का भी बिस्किट दे देता और आसिम से कहता, भाई आपकी बेटी बहुत प्यारी है। आसिम के चेहरे पर मसनूई खुशी के आसार उभरते, मगर दिल में धमाके से होने लगते। सोचता, शायद ये अपने माजी के इस कारनामे को कलेजे से लगाए खुश हो रहा है और मुझको अहमक जानकर हंस रहा है। मेरी बेवकूफी पर दिल में तो कहके लगा रहा होगा कि देखो कैसा उल्लू बनाया कि मेरी औलाद को पाल पोस रहा है और इसको कुछ खबर ही नहीं है। आसिम का मर्ज वहम फिर से मद्दू कर आया। वो इस सूरत हाल को बर्दाश्त ना कर पाया। एक रोज उसके नौकर ने बताया कि कलीम साहब आपकी बच्ची से बेहद प्यार करते हैं। ये गली में खेल रही होती है तो कहते हैं इसे मेरे पास उठा कर लाओ, इसकी तोतली जुबान से प्यारी प्यारी बातें सुनो तो बोरियत खत्म हो जाती है। आसिम की बच्ची देर तक उसके साथ खेलती रहती। फिर वो उसको बिस्किट का डब्बा कभी और कभी शह देकर नौकर के हाथ आसिम के घर भिजवा देता। आसिम ये बिस्किट के डब्बे टॉफियां उठाकर कूड़े के डिब्बे में फेंक देता और बच्ची के गालों पर चाटे मारता ताकि वो फिर वहां ना जाए। ये देखकर बीवी बिलक उठती। वो चीखने चिल्लाने लगती तो जुनूनी उस पर बरस पड़ता। ना हक उसकी अच्छी भली जिंदगी फिर से अजीरन हो जाती। अपना अफसर होने के नाते वो कलीम को कुछ कह ना सकता था। समझ में ना आता था कि उसको गोली मार दे या खुद सारे कुंबे के साथ जहर खा ले। एक दिन बीवी बीमार हो गई तो अपनी खाला के हमरा डॉक्टर से दवा लेने चली गई। उस रोज आसिम ने ऑफिस से छुट्टी ली थी। बच्ची पलंग पर सो रही थी। जहन में अजीब सा ख्याल आया। अक्सर अखबारात में ऐसी खबरें पढ़ी थी कि किसी नौजवान ने बेटे की पैदाइश पर नाराज होकर उस मासूम को फेंक दिया या मारने की कोशिश की कि बेटी क्यों पैदा हो गई। आसिम को उसके साथ ही अजीब सा ख्याल आ गया कि जिस शख्स ने बरसों से मेरे दिलो जहन की दुनिया में तबाही मचा रखी है, मैं उस पर ऐसा इल्जाम लगाकर अपने रकीब यानी कलीम से इंतकाम क्यों ना लूं। सच है, इंतकाम की आग बुरी होती है। उसने घड़ी देखी। हमसाये के दफ्तर से लौटने का वक्त हो रहा था और वो अकेला रहता था। उसका बूढ़ा मुलाजिम सौदा सल्फ लेने उस वक्त बाजार गया हुआ था। वो नजदीक ही गया था, लिहाजा ताला लगाने की बजाय गेट के बाहर से
कुंडी लगाकर गया था। ये अच्छा मौका था। पास पड़ोस में सभी जानते थे कि कलीम आसिम की बच्ची से प्यार करता है और कभी कभी वो उसके घर भी चली जाती है। आसिम की बीवी घर में ना थी। सोई हुई बच्ची को उठाकर आसिम तेजी से कलीम के घर गया और उसको बिस्तर पर लिटाकर ब्लेड से जख्मी कर दिया। बच्ची सदमे से बेहोश हो गई। ऐसा करते वक्त वहम का उस पर गुलबा था और उसने इंतकाम में अंधा होकर ये भी ना सोचा कि ये तो मेरी अपनी बच्ची है। वो तो इसको हमसाये के गुनाह का बोझ तस्वुर करके जख्मी कर चुका था। वो फौरन वापस घर आ गया, ये गुमान करके मुझे तो किसी ने भी नहीं देखा है। चंद मिनट बाद ही दफ्तर से करीम आ गया। उसके घर में दाखिल होते ही आसिम एक हमसाये लड़के के हमरा बच्ची को ढूंढने के लिए निकला। इस बहाने कलीम के घर में दोबारा चला गया। उसी वक्त बूढ़ा मुलाजिम भी सौदा लेकर आ गया। उन तीनों के सामने वो चिल्लाने लगा, फिर गली में निकलकर शोर मचा दिया। लोग जमा हो गए और पूछने लगे कि क्या हुआ है, क्यों शोर कर रहे हो, मुझे कुछ बताओ तो सही। उसने कलीम के घर की तरफ इशारा किया। वो घर में दाखिल हो गए, जहाँ बिस्तर पर बच्ची जख्मी हालत में बेहोश थी और उसकी दोनों कलाइयां भी जख्मी थीं। कोई भी इस सूरत हाल को समझ ना पाया कि लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आ गई, तफ्तीश हुई, बच्ची को अस्पताल ले गए। कानून अंधा होता है लेकिन उसके हाथ मजबूत होते हैं। जुर्म करने वाला समझता है कि वो सारी दुनिया को बेवकूफ बना लेगा, मगर सारी दुनिया को तो क्या वो सिर्फ कानून को भी धोखा नहीं दे सकता, बशर्त ये कि कानून के मुहाफिज बाज़मीर हों और बिकने वाले ना हों। आखिरकार मुजरिम पकड़ा ही जाता है। इसी बिना पर बच्ची को कत्ल करने की कोशिश करने के इल्जाम में आसिम भी पकड़ा गया। शहादतों से कलीम बेगुनाह साबित हो गया। आसिम को बिलाखिर अपने जुर्म का इकरार करना पड़ा। सजा हुई, फिर कानूनी सजा तो खत्म हो गई, मगर जमीर की सजा अभी तक खत्म नहीं हुई। उम्र भर भी खत्म ना होगी कि जमीर तमाम भर आसिम को सजा देता रहेगा। बीवी छोड़कर चली गई, वो उसकी सूरत देखने को भी रवादार ना रही और बेटी भी जिसका वो सामना नहीं कर सकता था, उससे नफरत करती है। उसे नफरत करना भी चाहिए कि वो उस मासूम का भी तो मुजरिम है कि जिसका इस सारे वाक़ये में कोई कसूर ना था। खुदा ने उसकी जिंदगी रखनी थी, वरना उस शख्स ने तो इंतकाम की आग में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सच है कि जहनी मरीज बज़ाहिर देखने में ठीक ठाक मालूम होते हैं, लेकिन वो दरअसल ठीक नहीं होते। जब ऐसे लोग शदीद वहम में मुब्तला हों या अजीबो गरीब हरकतें करें तो उनका इलाज करवाना जरूरी होता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि जिनकी बीवियां खूबसूरत हों, अक्सर वो लड़के ऐसे मर्ज का शिकार ज्यादा होते हैं, या वो खुद अच्छे किरदार के ना हों। आपका क्या ख्याल है दोस्तों इस बारे में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें